वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का सर्विस सेक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर देखा। फर्स्ट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देखा गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है टू ग्रो एंड टू डेवलप द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मेजर्स ले रही है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एक था हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। हमने एजुकेशन का पार्ट स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा एजुकेशन जो है वो 4 अलग अलग पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड हो रहा था। इसमें सबसे फर्स्ट था प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन हमने स्टडी किया था पिछले वीडियो में, जिसमें गवर्नमेंट जो थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मेन फोकस था जो छोटे बच्चे थे, दैट इज 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स थे, छोटे बच्चे, उनको फ्री में और कंपल्सरीली एजुकेशन प्रोवाइड करना अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ये स्कीम बनाई गई थी, इसके तहत छोटे बच्चों को फ्री में और कंपल्सरीली एजुकेशन प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA was launched in 2009 with the objective to improve the access as well as quality of secondary education। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये पर्टिकुलर एक स्कीम लॉन्च की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तहत 2009 में, और जो मेन मकसद था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर स्कीम का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो मेन मोटिव था ये था इम्प्रूव और अच्छी तरह इम्प्रूव एक्सेस जो है, जो बच्चे हैं जिनको स्टडी करना है, जो स्टूडेंट है, वो प्रॉपरली एजुकेशन उनको मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ड्यूरिंग 2016-17 द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन वॉज ₹16,089 करोड़। सो स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। कितना ज़्यादा एक्सपेंस किया था, तो वो था 16,089 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया था फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्टैंडर्ड 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर आते हैं। यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर सर्वे हुआ था 2017-18 में, उसका एनरोलमेंट गिवन है। ईयर 2016-17 में नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल्स थे फॉर स्टूडेंट 9th to 12th, 25,737 स्कूल्स थे। देन टोटल एनरोलमेंट, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, एनरोल करवाया था अपने, तो 66.15 लैक्स। नंबर ऑफ टीचर्स 2.13 लाख एंड पीपल टीचर रेशियो कितना था, 31.1। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। तो हायर एजुकेशन क्या है? अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटीज़ इन हायर एजुकेशन ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को तो यूनिवर्सलाइज कर दिया है, मतलब जितने भी बच्चे महाराष्ट्र में होंगे 6 साल से लेकर 14 साल तक के सबको फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये तो एक पर्टिकुलर काम किया है गवर्नमेंट ने। दूसरा काम ये किया है कि हायर एजुकेशन जो है उसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है, एफर्ट्स जो है वो ले रही है हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अगर हमें पूरे के पूरे महाराष्ट्र के इकोनॉमी को डेवलप करना है तो बहुत ज़रूरी है हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, जो हेल्प करते हैं टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो ही वो टेक्निकली जो है वो साउंड होंगे, उन्हें टेक्निकल नॉलेज होगी, एंड स्किल्ड होंगे, वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, जो कि एट द एंड क्या होगा, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट इज there are 22 state universities, out of which 4 universities are for agriculture। तो टोटल 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है, 1 यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस कोर्स, 1 यूनिवर्सिटी फॉर वेटरनरी साइंस। तो जिनमें से एक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कोर्स के लिए है, एक यूनिवर्सिटी जो है वो वेटरनरी साइंस के लिए है, 1 फॉर टेक्नोलॉजी एंड 15 अदर यूनिवर्सिटीज फॉर जनरल कोर्सेज। एक यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के लिए रिलेटेड है और 15 बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जनरल कोर्सेज से रिलेटेड है। ऑलराइट, इन एडिशन टू दिस देयर आर 21 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और भी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से 21 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हैं,
एक यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट्स। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी है जो कि फोकस करती है हायर एजुकेशन के ऊपर। ऑलराइट, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द स्टेट एनेक्टेड द न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो आए हैं विथ इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे रूल्स जो हैं वो कट डाउन हो गए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ जो हैं वो लीनियंट हो गई हैं, तो हमें अभी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर एक छोटे मोटे काम के लिए। प्राइवेटाइजेशन आ गया, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हट गई है और सब प्राइवेट सेक्टर्स हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक मार्केट है, हम किसी भी कंट्री के साथ में इजीली आज ट्रेड कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 ये क्रिएट किया है, सो दैट चैलेंजेस जो आ रही है इनके वजह से वो हम फेस कर सके। की पॉलिसी ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रमोट एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड एक्सीलेंस। तो मेन फोकस क्या है, ये जो बनाया गया है एक्ट, दैट इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, ये जो बनाई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, इसका मेन फोकस क्या है, एकेडमिक ऑटोनॉमी को प्रमोट करना, एक्सीलेंस, स्किल बेस्ड एजुकेशन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। ऑलराइट, Maharashtra is also the first state in the country to receive RUSA grant of rupees 20 crore under research and innovation and quality improvement for setting up innovation and technology transfer hubs। तो महाराष्ट्र जो है ये पहला स्टेट है जिससे RUSA ग्रांट मिला है 20 करोड़ रुपीज़ का। RUSA क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 20 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है महाराष्ट्र को, जो सबसे फर्स्ट स्टेट है पूरे के पूरे इंडिया में ये ग्रांट को लेने वाला। इस ग्रांट के तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों के अंडर वो रिसर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। तो RUSA ये जो स्कीम है, दैट इज़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर की गई है, दैट इज़ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पॉन्सर की गई है इन द ईयर 2016। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं अदर्स। तो बाकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस करती है, तो उसमें फर्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या है, दिस इज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये फोकस मोस्टली किसके ऊपर करता है, जो बच्चे स्पेशल होते हैं, जो हैंडीकैप टाइप के जो हैंडीकैप होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर मेन फोकस किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। देन गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स के लिए भी अलग से स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन सच एज फ्री एजुकेशन टिल द हायर सेकेंडरी लेवल, फ्री ऑफ कॉस्ट ST बस सर्विसेज फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इन रूरल एरियाज। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है सो दैट गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसे प्रमोट कर सके, उन्हें बढ़ावा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स है वो भी एडुकेटेड हो सके, उसके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करी है टिल हायर सेकेंडरी लेवल। जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगी हायर सेकेंडरी लेवल तक, फ्री ऑफ कॉस्ट ST बस सर्विसेज मिलेंगी। अगर स्कूल जो है वो रूरल एरिया में है, विलेजेस के साइड में है, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट को ST बस सर्विसेज जो है वो सर्विस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन बाइसाइकल्स टू नीडी गर्ल्स लिविंग विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम स्कूल हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और जितनी भी लड़कियां हैं जिन्हें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, 5 किलोमीटर्स का रेंज है जिनका स्कूल से, उनको फ्री में बाईसाइकिल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आ रही है गर्ल्स की एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज अडल्ट लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी का मतलब क्या है, जो बड़े हो चुके हैं लोग, 18 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो भी इलिटरेट होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इलिटरेट हैं, बट उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको भी पढ़ना लिखना आना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने अडल्ट लिटरेसी के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया है, ध्यान दिया है टू इंक्रीज अडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट। इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान आर इम्प्लीमेंटेड विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो अडल्ट लिटरेसी जो बड़े बड़े लोग हैं
उन्हें भी लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनको भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साक्षर भारत अभियान के तहत ईच वन टीच वन ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। ईच वन टीच वन का मतलब क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो एक एक इंडिविजुअल एक एक को भी अगर पढ़ाएगा तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, एडुकेट हो जाएंगे, पढ़ना लिखना सबको आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्राइबल एजुकेशन। तो ट्राइबल एजुकेशन क्या है, ऐसे लोग जो आउट ऑफ जो एकदम आउट एरियाज़ में रहते हैं, ऑलराइट, तो ऐसे लोगों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इंट्रोड्यूस रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो ट्राइबल एरियाज़ है, बाहरी एरिया है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया है, वो ओपन किया है। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड अदर कंसेशनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनको फ्री में रहने की सुविधा मिलती है, फूड खाना मिलता है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड होता है, एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल मटेरियल मतलब स्टेशनरी मटेरियल्स, बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म्स हो गई, देन पेन हो गया, जितने भी स्टेशनरी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कंसेशनल रेट के ऊपर या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज देयर आर 556 एडेड आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट। तो टोटल 556 एडेड आश्रम स्कूल है महाराष्ट्र स्टेट में, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं, उनको हेल्प करते हैं। मोस्टली ये क्या है, लाइक हॉस्टल होता है, वो उन अपने जगह पे एक हॉस्टल बनाया होता है, या फिर वहाँ पे वो रह के पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे वो रह भी सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा आश्रम टाइप स्कूल जो है वो क्रिएट किया गया है। ऑलराइट, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। गवर्नमेंट hostel facility is provided at division, district and तालुका levels to encourage tribal student to pursue higher education। तो गवर्नमेंट ने हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड करी है अलग अलग लेवल्स के ऊपर, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे, सो दैट जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सके, आगे की जो पढ़ाई है वो भी कर सके। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन के ऊपर है, फोकस करी हुई है, सो दैट एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, एजुकेशन अच्छा होगा, तो ही पूरा का पूरा जो स्टेट है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगा। इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसे बूस्टअप करने के लिए, उससे डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज हेल्थ सर्विसेज। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा था 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट था एजुकेशन, नेक्स्ट था हेल्थ सर्विसेज। तो एजुकेशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। तो अगर हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी तो हमारा पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रो करेगा। सो हेल्थ सर्विसेज देख लेते हैं। देयर वेर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट एज ऑन 31 मार्च 2017। So as on 31st March 2017 टोटल 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने गए हैं एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं स्टेट में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और जोर दिया गया है ये जो हेल्थ सिस्टम है उसको, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं सो दैट हेल्थ सिस्टम जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, दैट इज़ विलेजेस में भी और शहरों में भी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड्स। तो ये 2 अलग अलग प्रोग्राम है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि विलेजेस के ऊपर फोकस करता है और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो शहरों की तरफ फोकस करता है। ये दोनों प्रोग्राम्स का मेन मोटिव क्या है, तो जो भी हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करना और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना। और ये प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती है, तो इट इंक्लूड्स हेल्थ डिटरमिनेंट्स लाइक सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। साफ़ सफाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन करके रखना है। न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। न्यूट्रिशन मतलब कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। The government of Maharashtra have created a 3-tier health infrastructure to provide comprehensive health services। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग टायर्स के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिवाइड किया गया है सो दैट हेल्थ सर्विसेज जो है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो सके पूरे के पूरे महाराष्ट्र में। एंड क्या है वो
प्राइमरी टायर इंक्लूड्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी टायर जो है वो वो किसके ऊपर फोकस करता है, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी टायर इंक्लूड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सेकेंडरी टायर के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब एक लेवल और ऊपर आ जाएगा। एंड टर्शरी टायर मतलब थर्ड टायर के अंदर क्या आ जाएगा, विच इंक्लूड्स वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज़। तो जो थर्ड टायर है वो हाईएस्ट लेवल का है, इसमें बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सारे के सारे बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटल में फुल फ्लेज, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं। ऑलराइट, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, 3 अलग अलग डिविजन्स किए हैं हेल्थ में, और अपने अपने जगह पे सारे के सारे जो डिविजन्स हैं वो अपने अपने एरिया में फोकस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म क्या है अब देखते हैं। टूरिज्म जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए। बिकॉज टूरिज्म मतलब घूमने फिरने के लिए जो टूरिस्ट लोग आते हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो पूरे के पूरे इंडिया में से महाराष्ट्र में आए, चाहे वो किसी और कंट्री से आए, बट टूरिज्म अट्रैक्ट होगा मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसे आएंगे। ऑलराइट, तो वो हेल्प करता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए। देख लेते हैं, महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मैनी टूरिज्म फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू। तो महाराष्ट्र जो है वो बहुत सारे टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है अलग अलग स्टेट से। इंडिया में जितने भी स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग महाराष्ट्र में घूमने आते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, तो इंडिया से बाहर फ्रॉम अब्रॉड भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। टू प्रमोट द स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टूरिज्म पॉलिसी 2016 बनाई है, जिसका मेन फोकस क्या है, महाराष्ट्र को लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसके तहत जो महाराष्ट्र है उसे टूरिज्म जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बनाने के लिए, फर्स्ट इज टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये प्लान है कि महाराष्ट्र को लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा बाय 2025। नेक्स्ट इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून टू 30,000 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट कितना अट्रैक्ट मतलब कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टूरिज्म सेक्टर में, तो वो 30,000 करोड़ का इनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान है। नेक्स्ट, टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री के तहत 1 मिलियन जो है वो जॉब मिलना चाहिए लोगों को, ये क्रिएट कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑलराइट, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलप कॉरपोरेशंस MDDC in a nodal agency for implementation of this policy in the state। तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है ये इम्प्लीमेंट की गई है, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये पर्टिकुलर एजेंसी के तहत बनाई गई हैं, जो कि टूरिज्म को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, जिसके वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र का पूरा इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगा। MDDC ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट इवेंट्स सच एज एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉरपोरेशन है, वो बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स जो हैं, इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करती है टूरिस्ट जो हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एलोरा फेस्टिवल उनमें से एक है, एलिफेंटा फेस्टिवल है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। MDDC हैज़ ऑल्सो लॉन्च अ स्कीम ऑफ महाभ्रमण टू ब्रिंग different experimental projects such as agro-tourism, village tourism, food tourism, safari, tribal lifestyle etc. under one roof। तो MTDC ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं अंडर द स्कीम महाभ्रमण, जिसके अंदर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, जैसे कि एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टूरिज्म है। महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर होते हैं, फार्मिंग होती है। ऑलराइट, तो जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर नहीं देख पाते, कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुद से काम कर सकते हैं, तो ये एग्रो टूरिज्म के अंदर आता है। विलेज टूरिज्म, वो विलेज जो है, विलेज लाइफ कैसी होती है, कैसे विलेजेस में लोग रहते हैं, वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं अंडर विलेज टूरिज्म। फूड टूरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो हैं उसका ये लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जिसमें सफारी भी आता है, ट्राइबल लाइफस्टाइल्स आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें मिलती है, टूरिस्ट को मिलती है, जिसके वजह से टूरिज़्म महाराष्ट्र में और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और क्रिएट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हेल्प करता है इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटैलिटी मोस्टली क्या, अगर हम देखते हैं तो हमें हॉस्पिटैलिटी बोलेंगे तो मोस्टली होटल इंडस्ट्री यही याद आती है।
तो महाराष्ट्र में हॉस्पिटैलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी इज़ अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री दैन अदर इंडस्ट्री। तो बाकी इंडस्ट्रीज से भी अगर हम कंपेयर करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी ब्रॉड इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी है। इट हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है ड्यू टू टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ दैट इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और जो सबसे मेन फोकस जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वो क्या है, जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन फोकस होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। होटल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बट हम होटल इंडस्ट्री जो है वो क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सिर्फ एक सेक्टर है, एक पर्टिकुलर पार्ट है। पूरा का पूरा होटल इंडस्ट्री जो है वो हॉस्पिटैलिटी के अंडर काउंट नहीं होता। Many forms of transportation that cater to the tourism are also part of this business. Example क्या क्या है, एयरलाइंस हैं, मुंबई गोवा क्रूज शिप, फैंसियर ट्रेन्स, अलग अलग ट्रेन्स जो हैं वो भी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसमें से एग्जाम्पल दिया है डेक्कन ओडिसी। देन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। देन वी हैव जनरल टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, देखते हैं क्या है। इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। तो ये सभी को पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनती है, बहुत सारी फिल्म्स प्रोड्यूस होती है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिल्म्स जो है वो बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। महाराष्ट्र हैज़ प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस। और महाराष्ट्र जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं। ऑलराइट, एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसी शूटिंग्स होती हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ है महाराष्ट्र में, जो कि बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोज़गार देता है। कोल्हापुर हैज़ बीन अ वर्थ मेंशनिंग सिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स। तो कोल्हापुर का नाम आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रीजनल फिल्म्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। सो कोल्हापुर का नाम तो यहाँ पे आएगा बिकॉज वो रीजनल फिल्म्स जो है वो वहाँ पे बनती हैं। देन मुंबई, पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड, हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। और मुंबई तो सभी को पता है, बॉलीवुड के लिए सभी क्रेजी है, जिसके वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट देता है पूरे की पूरे ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, लोग यहाँ पे आते भी हैं, और जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर रही है ड्यू टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री। तो ये लास्ट पार्ट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन महाराष्ट्र। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के अंदर, कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या है ये देखते हैं आगे। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड इन महाराष्ट्र। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है पूरे की पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो। जो ऐसे एरियाज जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं महाराष्ट्र में, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो हेल्प करता है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, पूरे की पूरी स्टेट को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू एनकरेज द वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जो सबसे मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाना। मेन चीज़ क्या है, लोग अपनी खुद की हेल्प कर सके, लोगों की हेल्प कर सके, उन्हें काम करने के लिए। ऑलराइट, डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, दैट इज़ सभी का जो अपना थिंकिंग है, सभी की जो अपनी डिसीजंस है वो मैटर करती हैं। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम किया जाता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर। डेमोक्रेसी जो होती है दैट इज़ वोट करके सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी,
सभी लोग इक्वल है, सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो हेल्प करती है, इनकरेज करती है लोगों को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज कन्फाइंड मेनली टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट बट सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू अदर सेक्टर्स सच एज। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था महाराष्ट्र में सबसे पहले जो था वो फोकस करता सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेन चीज़ महाराष्ट्र में मेन था, इसके लिए सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था वो एग्रीकल्चर फील्ड को ही, सेक्टर को ही मेन चीज फोकस करा था। बट धीरे धीरे वो अलग अलग सेक्टर्स के पास भी फोकस करने लगा, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसको प्रोसेसिंग करना, देन एग्रो मार्केटिंग, जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करना, शुगर कोऑपरेटिव, फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी फिशिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में बिकॉज समुद्र के किनारे आता है। ऑलराइट, तो फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको और बूस्टअप करना, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनकी उसे और अच्छी तरीके से ग्रो करना। देन टेक्सटाइल्स हैं, देन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कंज्यूमर स्टोर्स हैं, तो ये सारे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। नेक्स्ट इज as on 31st March 2017 there were about 1.95 lakh cooperative societies in the state with about 2.25 lakh members। तो महाराष्ट्र में 31 मार्च 2017 तक कितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए गए हैं? 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म की गई हैं पूरे के पूरे स्टेट में, जिसके अंदर 5.2 लाख मेंबर्स जो हैं वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर बने हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो ये टॉपिक था वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर 5 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। चैनल पे आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो था वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।